Hello student, today we read unbiased test and unbiased critical region. Unbiased test and unbiased critical region. देखो, सबसे पहले तो हमें हाइपोथेसिस के बारे में पता होना चाहिए, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अनबायस्ड टेस्ट यानी कि सबसे पहले तो टेस्टिंग करेंगे। तो देखो, टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस में पैरामीटर थीटा को क्या ले लिया, थीटा नोट अगेंस्ट H1 क्या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वहाँ पर पैरामीटर थीटा को क्या ले लिया, थीटा 1। ठीक है, ये टेस्टिंग करनी है हमें नल हाइपोथेसिस की अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, दूसरा वो क्या लेना था फिर, क्रिटिकल रीजन। ठीक है, मान लेते हैं लेट क्रिटिकल रीजन W एंड कॉन्सिक्वेंटली द टेस्ट बेस्ड ऑन इट इज सेड टू बी अनबायस्ड। ये कहता है जो ये क्रिटिकल रीजन है और ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं हम, ये टेस्ट है, टेस्ट जो इस क्रिटिकल रीजन पर बेस्ड होगा उसको अनबायस्ड कब कहेंगे। ठीक है, यही है ना अनबायस्ड टेस्ट, यानी कि एक ऐसा टेस्ट जो इस क्रिटिकल रीजन पर बेस्ड है उसको अनबायस्ड कब कहेंगे, उसको अनबायस्ड अगर उसका पावर ऑफ द टेस्ट ग्रेटर देन साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन हो जाए। ठीक है, पावर ऑफ द टेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन क्या होता है, जो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेकर चलते हैं, मानकर नहीं चलते हैं, लेट अल्फा बेस लेकर चलते हैं, वही होता है साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। और पावर ऑफ द सेट, पावर तो हम निकालते हैं ना, ये लास्ट लेक्चर में करवाया भी है, पावर ऑफ सेट निकालना, उसकी डेफिनेशन और फिर कैसे निकालते हैं। ठीक है, पावर ऑफ द टेस्ट क्या होती है, 1 माइनस बीटा लेकर चलते हैं हम यहाँ पर, और ग्रेटर देन साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। ठीक है, तो आगे समझ में अनबायस्ड टेस्ट क्या होता है, टेस्ट अनबायस्ड कब बनता है टेस्ट अनबायस्ड, जो क्रिटिकल रीजन लेकर चलते हैं W उस पर बेस्ड पावर ऑफ द टेस्ट ग्रेटर देन साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन, तभी तो क्रिटिकल रीजन बताया सबसे पहले, यानी W क्रिटिकल रीजन है, उसके साइज से उसकी पावर बड़ी हो जाए। ठीक है, और W क्रिटिकल रीजन पर हम पावर कितनी निकाल चुके हैं, 1 माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। 1 माइनस बीटा को क्या लेकर चलते हैं हम, W क्रिटिकल रीजन है ना, W में कितना पैरामीटर हो जाएगा, थीटा 1। H1 हाइपोथेसिस यूज होती है यहाँ पर 1 माइनस बीटा के लिए, बीटा H1 में पैरामीटर, अल्फा H0 में पैरामीटर, इसीलिए देखो 1 माइनस बीटा कितने होगी, पावर है ये, पावर ऑफ द सेट H1 हाइपोथेसिस में आवर W क्रिटिकल रीजन, और अल्फा किसके लिए होती है, पावर ऑफ द सेट थीटा नोट आवर क्रिटिकल रीजन W। ये देखो इसकी डेफिनेशन क्या थी, ये देखो पावर एक्स क्या था, कोई भी रैंडम सैंपल स्पेस, और वो किस में डिनोट करते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स W क्रिटिकल रीजन में, W है ना W, और थीटा वन मतलब है H1 हाइपोथेसिस ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे एलिमेंट्स किस में, W में, और थीटा नोट है ना, थीटा नोट मतलब है H0, यानी कि ये डेफिनेशन है इसकी, पावर ऑफ द सेट और साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। ठीक है, यानी कि पावर साइज से बड़ी होनी चाहिए, तो ये पावर की डेफिनेशन, ये साइज को डिफाइन कर दिया। ठीक है, यानी कि हम जनरली इस पूरी डेफिनेशन को क्या लिख सकते हैं कि क्रिटिकल रीजन W इज अनबायस्ड कब होगा, क्रिटिकल रीजन W अनबायस्ड जब प्रोबेबिलिटी ऑफ W, क्रिटिकल रीजन लिया है ना, क्योंकि इसने यही तो पूछा है क्रिटिकल रीजन W पर टेस्ट अनबायस्ड कब होगा, जब वो रीजन की पावर उसके थीटा नोट इसका लेवल हो गया ना, लेवल उसका साइज हो गया, साइज से बड़ी हो जाए। ठीक है, पावर उसके साइज से बड़ी हो जाए, तब वो क्रिटिकल रीजन क्या हो जाएगा, अनबायस्ड। अब देखो आगे एक थ्योरम दे रखी है, एवरी मोस्ट पावरफुल टेस्ट, MP टेस्ट, लास्ट लेक्चर में करवाया ना, लास्ट लेक्चर में, यूनिट सेकंड के थर्ड लेक्चर में, एवरी मोस्ट पावरफुल टेस्ट MP टेस्ट, ये MP टेस्ट है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल UMP टेस्ट, क्रिटिकल रीजन CR, याद रखना बार बार MP टेस्ट लिखेंगे, MP टेस्ट मतलब है मोस्ट पावरफुल टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल मतलब है UMP। अब डायरेक्ट आगे सीधा UMP लिखेंगे, क्रिटिकल रीजन की जगह क्या लिखेंगे, CR। अब देखो इफ W क्या था हमारा, क्रिटिकल रीजन है ना, W बी दी MPCR मतलब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, हो गया ना क्लियर, W बी दी मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा, उसका साइज अल्फा यानी उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे दिया, फॉर टेस्टिंग
null hypothesis against alternative hypothesis then it is necessarily unbiased, यानी इसकी नेसेसरी कंडीशन निकालनी। और वो क्या होगा, जो एक क्रिटिकल, अभी तक तो यहाँ पर हमने सीधी सिंपल सिर्फ क्रिटिकल रीजन की डेफिनेशंस पढ़ी है। अब यहाँ पर इस क्रिटिकल रीजन को क्या बता दिया, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, यानी कि अब एमपी टेस्ट को यूज करना पड़ेगा हमें। याद है एमपी टेस्ट क्या करवाया था लास्ट से लास्ट लेक्चर में, उसको यूज करके हमें इसको क्या निकालना है, अनबायस्ड, यानी कि वही उसकी पावर उसके साइज से ग्रेटर हो जाएगी, और साइज अल्फा दे दिया ना, ठीक है। सिमिलरली इफ डब्ल्यू बी दी यूएमपी मतलब है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा फॉर द टेस्टिंग अगेंस्ट H1 देन इट इज आल्सो अनबायस्ड। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है दोनों प्रूफ। अगर हम फर्स्ट प्रूफ कर देते हैं तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर H1 थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 था ना, तो यहाँ पर क्या लेना है, H1 थीटा, मतलब सिर्फ ये थीटा 1 की जगह थीटा ही रखना है हमें यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ यही डिफरेंस है, प्रूफ बिल्कुल सेम होगा दोनों का यहाँ पर, और तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर H1 में जहाँ जहाँ हम थीटा 1 लिखेंगे ना, वहाँ थीटा 1 की जगह थीटा ही रखना है हमें, सिर्फ इतना ही चेंज होगा, बिल्कुल सेम वही, वैसे ही ये अनबायस्ड आएगा और वैसे ही ये अनबायस्ड आएगा। अब देखो इसके फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करते हैं। अब देखो फर्स्ट प्रूफ क्या है, यही था ना, डब्लू क्रिटिकल रीजन, किस टाइप का क्रिटिकल रीजन था, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, यानी MPCR ऑफ साइज अल्फा, इसका साइज कितना था, अल्फा, फॉर टेस्टिंग अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये दे रखा था ना। अब हमें प्रूव क्या करना था, हमें इसको अनबायस्ड प्रूव करना था। तो पहले तो न्यूमैन पियर्सन्स लेमा को यूज करके हम पता करते हैं इनमें क्या क्या कंडीशंस है। इसमें नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फर्स्ट डब्ल्यू क्रिटिकल रीजन के लिए न्यूमैन पियर्सन्स लेमा क्या कहता है, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, ये स्टेटमेंट है उसकी, न्यूमैन पियर्सन्स लेमा की। डब्ल्यू क्रिटिकल रीजन में क्या था, L1 डिवाइड बाई L0 ग्रेटर देन के, यही था ना, L1 डिवाइड बाई L0 ग्रेटर देन के, ठीक है। ये देखो L1 मतलब LX थीटा 1, तो थीटा 1 किस में थी, H1 में ही तो थी, तो यानी कि L1 को क्या लिखेंगे, LX थीटा 1, और L0 को LX थीटा नोट, ऐसे ही तो लिखते हैं। L0 मतलब थीटा नोट पैरामीटर, L1 मतलब थीटा 1 पैरामीटर, ठीक है। L0 को उधर ले जाओ, L0 को उधर ले जाए, अगर यही तो बनेगा L1 ग्रेटर देन इक्वल टू के L0, यही तो है, L1 ग्रेटर देन के L0, यही तो था। और अब इसका ये तो W था, अब W का बार यानी इस W का कॉम्प्लीमेंट, ये ग्रेटर देन है तो दूसरा लेस आ जाएगा ना, ये वैल्यू ग्रेटर देन के लेकर चलनी है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में तो लेस देन के, क्योंकि ग्रेटर देन के तो सारी इसमें आ गई, कॉम्प्लीमेंट में लेस देन के आएंगी, ठीक है। तो ये देखो इसका W का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इसमें क्या हो गया, वही L1 लेस देन के L0 को उधर ले गए, ठीक है, L1 लेस देन के L0। अब देखो के तो कांस्टेंट है, के को हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते हैं पियर्सन्स, ये न्यूमैन पियर्सन्स लेमा में के ग्रेटर देन 0 होता है, 0 भी नहीं होता, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अब देखो, और इसका साइज कितना था, साइज इसका अल्फा था, ठीक है। अब देखो हम पावर डिफाइन करते हैं, P ऑफ थीटा नोट W, पावर मतलब W क्रिटिकल रीजन की पावर है, और थीटा नोट नल हाइपोथेसिस के लिए ही, तो ये देखो पावर ऑफ X बिलोंग्स टू W, यही हो जाएगा ना, X जो भी हम सैंपल स्पेस लेंगे वो किस में बिलोंग करेगा, इस क्रिटिकल रीजन में, और थीटा नोट से हमें पता ही चल गया यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या है, H0 है, ठीक है। ये तो है डिस्क्रीट केस में, और कॉन्टिन्यूस में यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तभी तो इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस केस में। तो कॉन्टिन्यूस केस में इसको क्या लिख सकते हैं हम, H0 है ना, इसलिए L0 dx हो जाएगा, क्रिटिकल रीजन W है, और इसका साइज हमें पहले से ही पता है अल्फा है, ठीक है। अब देखो हमें इस W को क्या प्रूव करना है, अनबायस्ड प्रूव करना है। तो अनबायस्ड प्रूव करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, पावर ऑफ W ग्रेटर देन साइज ऑफ W, ठीक है। पावर कितनी है, P ऑफ थीटा 1 W, और इसका साइज कितना है, अल्फा है, ठीक है। और P ऑफ थीटा 1 W कितना हो जाएगा, P ऑफ थीटा 1 W कितना हो जाएगा, देखो थीटा 1 है तो थीटा 1 के लिए कितना आ गया, L1, ये कितना था W, ठीक है। और ये हम देखो W ऑफ L1 किससे ग्रेटर होता है, W में देखो L1 किससे बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू के L0, तो W में L1 किससे होगा, ग्रेटर देन के W L0, यही तो था ना यहाँ पर, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दिया पियर्सन्स लेमा का, ठीक है। इज इक्वल टू ये कितना हो गया, के इंटू में ये किसकी वैल्यू है, अभी तो निकाली थी ये वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, P ऑफ थीटा 1 W ग्रेटर देन इक्वल टू के अल्फा, ये आ गया, ठीक है।
जो ये हमने पावर की डेफिनेशन यूज की ना कि पावर ऑफ सेट अनबायस्ड के लिए क्या कंडीशन होती है, पावर ऑफ क्रिटिकल रीजन ग्रेटर देन साइज ऑफ, और पावर में तो हमेशा H1 हाइपोथेसिस यूज करते हैं हम, जहाँ पर पावर की डेफिनेशन करवाई थी वहाँ पर बताई थी ना H1 हाइपोथेसिस के लिए कितना आ गया θ1, तो P ऑफ θ1 W ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, P ऑफ θ1 W की वैल्यू रख दी, वो क्या होती है, ये होती है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो दूसरा क्या था, पावर के लिए क्या निकालते हैं, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा टाइप की होती है ना, ठीक है, देखो अब निकाल के देखते हैं, 1 माइनस पी ऑफ θ1 W, ठीक है, P ऑफ θ1 W थी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू W, अगर θ1 है तो H1 हाइपोथेसिस होगी ना, ठीक है, और ये 1 माइनस में से ये घटा देंगे W क्रिटिकल रीजन, तो कितना आ जाएगा, W बार आ जाएगा ना, यानी कि ये W का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो गया, 1 तो टोटल होती है प्रोबेबिलिटी, और 1 माइनस में से W के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, तो किसकी आ जाएगी, 1 माइनस में फिर कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू W डैश आ जाएगा, W की प्रोबेबिलिटी को 1 में से घटाएंगे तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, W डैश की, और ये किसकी डेफिनेशन बन गई अब, H1 के लिए कितना आ गया, L1, क्रिटिकल रीजन कितना बन गया, W डैश, ठीक है, यही आ गया ना, W डैश L1। अब वो दूसरे वाली, ये तो हमें पता ही है L1 किससे लेस होता है, L1 लेस KL0, यही तो होता है ना, L1 लेस KL0, ठीक है, क्रिटिकल रीजन वही रहेगा, L1 लेस देन KL0, इसकी वैल्यू रख दी, K बाहर आ गया, इसकी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, L0 मतलब H0 हाइपोथेसिस, और रीजन कितना है, सारे एलिमेंट अब किस में बिलोंग करेंगे, W डैश में, ठीक है, K बाहर रह गया, इसको हम क्या लिखेंगे फिर से, ठीक है, W डैश क्रिटिकल रीजन है ना, अगर इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, W का रीजन, ये तो था, देखो 1 माइनस W था तो कितना आ गया, W डैश, अब W डैश है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस W, यानी कि P W डैश के एलिमेंट्स, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस P x बिलोंग्स टू, अब किस में आ जाएंगे, W H0, और 1 माइनस ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो यानी कि 1 माइनस P ऑफ θ1 W को हमने किस में चेंज कर दिया, लेस देन इक्वल टू था इसमें, K इंटू 1 माइनस अल्फा में चेंज कर दिया, ठीक है, अब हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, एक तो P ऑफ θ1 ग्रेटर देन इक्वल टू K अल्फा, और एक 1 माइनस P ऑफ θ1 लेस देन इक्वल टू K1 माइनस अल्फा, दो कंडीशन आ गई। अब हमें क्या चेक करना है, अनबायस्ड के लिए K की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 0, तो हम दो केस बनाते हैं, एक तो K 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, और दूसरा 1 या 1 से ग्रेटर होगा, इस K ग्रेटर देन 0 की दो कंडीशन बना दी, 0 to 1 के बीच में या फिर K ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बीच में, ठीक है, K ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बीच में ये उठाओ, फर्स्ट जो रिजल्ट हमने निकाला था P ऑफ θ1 W ग्रेटर देन इक्वल टू K ऑफ अल्फा, और K क्या है, 1 से बड़ा है, K 1 या 1 से बड़ा है, अगर 1 तो हो जाए तो अल्फा के इक्वल हो जाएगा, और 1 से बड़ा हो गया तो K अल्फा हमेशा अल्फा से बड़ा ही रहेगा ना, क्योंकि K की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, तो यही तो क्या आ गया, देखो P ऑफ θ1 W ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, और यही प्रूव करना था हमें, पावर ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, तो वो क्या बन जाता है, अनबायस्ड। अब देखो दूसरा केस 0 to 1, इस केस के लिए क्या लेकर चलेंगे, तभी तो हमने 1 माइनस निकाला है, 1 माइनस एलिमेंट K की वैल्यू 0 to 1, क्या रिजल्ट आया हुआ है, 1 माइनस P ऑफ θ1 W लेस देन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। अब देखो दोनों साइड से हम 1 को हटाएंगे, 1 हट जाएगा, और जब माइनस माइनस को हटाएंगे तो ये न्यूक्लियोरिटी चेंज हो जाएगी ना, तो P ऑफ θ1 W ग्रेटर देन अल्फा आ गया ना, देखो W इज अनबायस्ड के लिए क्या कंडीशन थी, वही पावर ग्रेटर देन साइज ऑफ दैट क्रिटिकल रीजन, और यही तो आ गया, MP क्रिटिकल रीजन इज अनबायस्ड, ठीक है, हो गया क्लियर, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन अनबायस्ड, क्योंकि दोनों जो रिजल्ट आए थे दोनों रिजल्ट में ही हमारे पास पावर ऑफ द सेट ग्रेटर देन साइज ऑफ एलिमेंट है, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। अब देखो सेकंड क्या था हमारे पास, W इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा, वही चीज़ है ना बिल्कुल सेम, देन आल्सो अबोव प्रूफ होल्ड फॉर θ1, ठीक है, तो सिर्फ कितना चेंज करना है, θ1 ही तो चेंज करना है, थीटा सच दैट थीटा, सिर्फ थीटा, तो अभी तक हमने क्या प्रूव किया था, P ऑफ θ1 W ग्रेटर देन अल्फा, अब θ1 की जगह क्या लेकर चलना है, P ऑफ θ W ग्रेटर देन अल्फा, इसलिए W इज अनबायस्ड क्रिटिकल रीजन, सिर्फ इतना ही चेंज करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज प्रूफ है, जहाँ पर ये θ1 है ना, θ1 सिर्फ θ1 की जगह थीटा लेकर चलना है, ठीक है, हो जाएगा सेकेंड प्रूफ। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है, ऑप्टिमम रीजन्स एंड सफिशिएंट स्टैटिक्स, ठीक है,
ऑप्टिमम रीजन्स मतलब जो हम रीजन लेकर चलते हैं, ये क्रिटिकल रीजन टाइप का डब्ल्यू रीजन लेकर चलते हैं। ऑप्टिमम मतलब या तो हम मैक्सिमम रीजन लें या फिर हम मिनिमम रीजन लें। मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए इसने नाम रख दिया ऑप्टिमम रीजन, यानी कि हम मैक्सिमम भी ले सकते हैं और मिनिमम रीजन भी ले सकते हैं। ऑप्टिमम रीजन एंड सफिशिएंट स्टैटिक। ये देखो, ये देखेंगे सफिशिएंट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब टी डिफाइन नहीं करते थे हम, टी आवर टी रैंडम सैंपल स्पेस पर, और उस स्टैटिक को हम सफिशिएंट कब कहेंगे। देखो वही रैंडम सैंपल स्पेस ले लिया, x1 x2 xn बी दी रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद। अब दोनों के लिए डिफाइन करेंगे, चाहे डिस्क्रीट केस दे रखा हो चाहे कॉन्टिन्यूस केस दे रखा हो, दोनों के लिए। विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट के लिए, विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस के लिए। वेयर द पैरामीटर में बी ए वेक्टर, पैरामीटर थीटा, थीटा के बारे में बताया, थीटा वेक्टर बी हो सकता है। टी बी सफिशिएंट स्टैटिक थीटा, देन बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम। देखो ये निकालना है ना, सफिशिएंट स्टैटिक मतलब टी बी दी सफिशिएंट स्टैटिक फॉर थीटा। ये मान लिया हमने, टी बी सफिशिएंट स्टैटिक फॉर थीटा, ये तो निकालना था, इसीलिए इसको डिफाइन कर रहे हैं। लेट टी बी दी सफिशिएंट स्टैटिक फॉर थीटा, थीटा पैरामीटर है। फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है, हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में। फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है, फैक्टराइजेशन थ्योरम ये देखो, लाइक्लीहुड फंक्शन जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये, जॉइंट यानी कि लाइक्लीहुड फंक्शन एल एक्स थीटा, और जॉइंट जॉइंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जितने भी डेंसिटी फंक्शंस हैं उन सब की प्रोडक्ट सबको इकट्ठा। आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 1 एफ ऑफ एक्स आई थीटा। ठीक है, ये जॉइंट है, तो अब इनको अलग अलग करके देखते हैं। जी थीटा टी एक्स में, यानी कि एक तो थीटा का फंक्शन आ जाएगा, दूसरा किसका बचेगा, एक्स का बचेगा। ऐसे ही तो था, हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशंस फैक्टराइजेशन थ्योरम में। एल ऑफ एक्स थीटा, सारे जितने भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस हैं उनके मल्टीप्लाई, और उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक थीटा का और एक जो भी बचेगा थीटा को निकाल लेंगे, और जो भी बचेगा फंक्शन एक्स का वो एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये टोटल तो क्या है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किसके, ये तो एच का फंक्शन है, और ये थीटा और इसमें साथ के साथ एक्स भी है, तो इसको क्या, ये किसका फंक्शन है, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखो वेयर जी थीटा टी एक्स इज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिक टी, यही हुआ ना, किसका है ये, इस टी स्टैटिक का, इस टी स्टैटिक का, टी का ऑफ टी एक्स। ये देखो इसका जी थीटा क्या है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसका है, इस टी एक्स का, और इस टी एक्स को ही क्या लेकर चलें, कैपिटल टी सफिशिएंट स्टैटिक फॉर थी। देखो अब ये तो अभी तो हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज की है, इसमें सिर्फ फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है। अब देखो न्यूमैन पियर्सन्स लेमा क्या कहता है, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फॉर द टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो क्या होता है क्रिटिकल रीजन में, यही होता है ना L1 ग्रेटर देन इक्वल टू के, यही तो होता है L1 ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो L1 इधर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू के, L उधर चला गया। ठीक है, यही तो है L1 को क्या लिखेंगे एल एक्स थीटा 1, और L नोट को क्या लिखेंगे एल एक्स थीटा नोट फॉर ऑल के ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तो था ना न्यूमैन पियर्सन्स लेमा में। अब देखो जो इसकी वैल्यू है, यहाँ से उठाएंगे इसकी वैल्यू, एल ऑफ एक्स थीटा की वैल्यू है ना, थीटा की जगह क्या रख ले थीटा 1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा थीटा 1, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। दूसरा क्या है एल ऑफ एक्स थीटा, थीटा नोट, यहाँ पर थीटा की जगह थीटा नोट रख लें, तो यहाँ पर भी थीटा नोट, यहाँ पर भी थीटा नोट। अब देखो इन दोनों की वैल्यू यहाँ से लेते हैं, एल एक्स थीटा है ना, तो थीटा की जगह थीटा 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई, थीटा की जगह थीटा नोट रखेंगे तो इसकी वैल्यू। रख के देखो ये इसका आंसर है, यानी कि यहाँ भी चेंज हो जाएगा। रख के देखो ये दोनों वैल्यू यहाँ से, ये देखो ये आ गया, रख ली ना वैल्यू। अब एच एक्स से एच एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच गया जी थीटा 1 टी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के जी थीटा नोट टी एक्स। दोनों के दोनों किसके फंक्शन आ गए, टी एक्स मतलब कैपिटल टी, हैंस कैपिटल टी इज इक्वल टू टी एक्स इज ए सफिशिएंट स्टैटिक फॉर थीटा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम आ गए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा 1 H1 हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन इक्वल टू के एच नोट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये फंक्शन है। is sufficient static for theta, then the most powerful critical region for the test may be defined in terms of marginal distribution functions rather than the joint distribution function। ये देखो ये फंक्शन किस में आया, अब ये क्रिटिकल रीजन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आते ही किसका क्या बन जाता है, ये सफिशिएंट स्टैटिक। ठीक है, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, क्योंकि जॉइंट में तो दो की मल्टीप्लाई तो आई नहीं, तो यानी कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में नहीं आया।
और अकेला एक ही फंक्शन है, और ये क्या है, मार्जिनल। और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के आते ही ये क्या बन जाता है, सफिशिएंट स्टैटिक। टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी एक्स, ये फंक्शन, ये सफिशिएंट स्टैटिक हो गया क्लियर। सफिशिएंट स्टैटिक क्या होता है, ऑप्टिमम रीजन, जो हम रीजन लेकर चलते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, ये क्रिटिकल रीजन, इसको ऑप्टिमम रीजन बोल रहा है। थैंक यू।